हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन से सेशन में। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में बता दो। ठीक है, मैं आपका एजुकेटर जो कॉम्पिटिटिव प्लस एकेडमिक दोनों के लिए पढ़ाता हूं। मेरा आपका कोचिंग सेंटर है यहाँ पर दिल्ली वेस्ट विनोद नगर में, गली नंबर 8 में हमारा कोचिंग है। तो जो हम है कॉम्पिटिटिव प्लस आपका एकेडमिक की तैयारी कराते हैं क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक। तो यहाँ पर हमारे ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं, ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर आप किसी को भी ऑनलाइन कोचिंग करनी है, सैनिक स्कूल की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, और आपका कैट हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी, सबकी मैं कोचिंग करवाता हूँ। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8630377753। तो हम स्टार्ट करेंगे। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चों, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मेरी कोचिंग की तरफ से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर रहेगा, आज हम बात करेंगे क्लास 9th की। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th की। वो चैप्टर, इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम रहेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आइए हम बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में और कैसे आपको अप्रोच रखनी है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। आप पढ़िएगा, खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कि आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइएगा, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। 4 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है, हमने इस तरीके से किए। 3 ग्राम कार्बन को बर्न किया 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो ठीक है, तो इसने क्या दिया टोटल? 11 ग्राम CO2 दिया। ठीक है, तो यानी C+O2, यहां से CO2 मिला। यानी कार्बन, और अगर हम पहले एक्सपेरिमेंट करें तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन? द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 3:8। ठीक है, सेकंड वन जब हमने किया 1.2, यानी कार्बन का रेशियो 1.2 आया और ऑक्सीजन का रेशियो बेटा 4 अच्छा, कार्बन आया 1.2, तो आपको 4.2 CO2 मिला। कितना मिला? 4.2 आपको यहां से CO2 मिला बेटा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो, अब बताओ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला के CO2 मिल रहा है ना। टोटल CO2 कितना मिला यहाँ पे, मतलब 4.2। तो ऑक्सीजन कितना होगा आप खुद कर लो। बेटा एक बात बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ जाएगा बेटा? तो 1.2 में क्या ऐड करेंगे कि 4.2 आ जाएगा? 1.2 में क्या ऐड करेंगे कि 4.2 आ जाए? 4.2 से माइनस कर लो, तो कितना आया? 4.2 माइनस का 1.2, तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ पर रेशियो 1.2, रेशियो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट करो, देखो 4.5 कार्बन को हमने 4.5 ग्राम कार्बन को जलाया तो हमको 11 CO2 मिला। तो यहाँ से CO2 कितना मिला? 11। तो 11 में से 4.5 माइनस कर दोगे तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन का रेशियो निकल जाएगा कितना? 6.5। माइनस करना है और कुछ नहीं करना। 11 माइनस 4.5। ठीक है, तो आप खुद ही बताओ ना यार, आपके पास टोटल 11 रुपए है, आपका भाई और बहन है, आपका भाई और बहन है। तो मानो मैंने आपके भाई और बहन मिला के 11 रुपए देने हैं, आपको 4.5 दिए, तो आपकी बहन को कितना दूंगा, ये समझ लो बस। ठीक है, उसके बाद अगला अगला जो रेशियो है कार्बन और ऑक्सीजन का, वो कितना है आपका? CO2। यानी 4.4 ग्राम आपका कार्बन है, उसको जलाया, ऑक्सीजन को तो कितना मिला? 30.3। यानी कितना रेशियो मिल जाएगा बेटा? टोटल मिल रहा है आपका 30.3, और ये कितना मिल रहा है यहाँ से 4। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 30.3 में से 4 माइनस करेंगे तो 26.3 आएगा बेटा। कितना आएगा? 26.3 आएगा। तो बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट जो प्रोपोर्शन कहता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो वेट होना चाहिए, ठीक है, ये हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कांस्टेंट के हिसाब से। ठीक है, जब हम करेंगे इसको तो कितना आएगा? दोनों का सम। ठीक है, यानी 3:8 में रहना चाहिए। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कहाँ नहीं लगता है ये बता रहा है। तो पहली वाली उसमें लग रहा है। ठीक है, 3+1.2, 4.2 यहाँ लग रहा है। अच्छा, मतलब कह रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट के हिसाब से जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन का वेट जो होना चाहिए 3:8 में होना चाहिए। 3:8 किसका है? सिर्फ आपका पहली इसका इक्वेशन का है। किस वाले का है? फर्स्ट वाले का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। पहला ऑप्शन होगा क्या सिर्फ? नहीं,
आपसे कह रहा है कौन इसमें किसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं लग रहा, तो किस ऑप्शन में नहीं लग रहा, दूसरे में नहीं लग रहा, तीसरे में नहीं लग रहा, चौथे में नहीं लग रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट, जो चेंज होगा फिजिकल स्टेट में, ठीक है, कैन बी ब्रॉट अबाउट, वो क्या लाता है, ध्यान से समझो। जो फिजिकल स्टेट में कोई चीज चेंज हो रही है, देखो जब हमने ध्यान से समझना, कोई एनर्जी दे रहे हैं हम, ठीक है, और वो बाहर निकल रही है, किसी चीज कोई चीज है हमने इसको एनर्जी दी और एनर्जी बाहर निकल रही है, तब उसके उसमें फिजिकल चेंज स्टेट में चेंज आएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो कोई भी किसी भी चीज के फिजिकल स्टेट में तभी चेंज आएगा जब हमने एनर्जी दी उसको, वो बाहर निकल गई सिस्टम से। क्यों क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो इस चीज का कितना मैग्नीट्यूड, कितने मैग्नीट्यूड से अपने फोर्स लगाया उस पर डिपेंड करता है, कितना अट्रैक्शन हुआ है फोर्स का उस पर, जिसके कारण जो फिजिकल स्टेट हो रहा है वो चेंज हो रहा है। यानी सॉलिड लिक्विड गैस में, मैटर के सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और टेकन आउट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक सैंपल है, ठीक है, किसका सैंपल है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसमें 3.01 इंटू 10⁻23 आयंस है, किसके, कैल्शियम के और CO3 के, कार्बोनेट के। ठीक हो गया, तो आपको बताना है मास क्या होगा सैंपल का, क्या होगा, मास क्या होगा सैंपल का, आपको इसमें सिंपल सा ये बताना है। तो अगर हम ध्यान से बात समझें, ठीक है, अगर हम ध्यान से बात समझें तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, 1 मोल का मतलब कितना होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.0, ये एवोगैड्रो नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, आयंस होता है, 23 आयंस होता है। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। तो बच्चों ये आपको बात समझ में आई कि 1 मोल की वैल्यू कितनी है, 1 मोल में इतने आयंस होते हैं। यहां पर गिवन कितना है, यहां पर गिवन है यानी 3.01 इंटू 10⁻23, इतना समझ में आया होगा आपको। 1 मोल की वैल्यू दे रखी है आपको, तो 1 मोल की वैल्यू आपको ये होती है, पता होना चाहिए। अब यहाँ पर 3.01 इंटू 10⁻23 दे रखा है, यानी आधा मोल है, यानी 0.5 मोल की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, हाँ, अब हम यहां से निकालेंगे बच्चों, क्या क्या निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास जो हम निकालेंगे किसका निकालेंगे, CaCO3 का निकालेंगे। तो बच्चों एक बात बात ध्यान से समझना, मॉलिक्यूलर मास कह सकते हो आप, ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो। अब हम मोलर मास निकाल लें, क्या निकाल लें, मोलर मास। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, और उसका वेट जो होता है, ठीक है, उसका जो मोलर मास अगर हम निकालेंगे इसका, तो 20 का क्या होगा, दुगुना करते हैं 40 हो जाता है। और कार्बन का होता है 6 का दुगुना 12 हो जाता है। ऑक्सीजन का होता है 8 का दुगुना 16, और लेकिन ये 3 मॉलिक्यूल्स और हैं तो 16 3 48 हो जाता है। ठीक है, अब आप इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 100 ग्राम पर मोल आता है। लेकिन हमें क्या मास का सैंपल बताना है ना, तो 100 ग्राम पर मोल है, और हमको पता है हमको 0.5 की वैल्यू बतानी है। तो आप सॉल्व करोगे इसको, 100 इंटू 0.5, 100 का आधा करना है, 0.5 का मतलब आधा, तो कितना आएगा आंसर आपका, 50 ग्राम। क्या आ जाएगा, 50 ग्राम इज योर राइट आंसर। उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना था। आपको पता है 1 मोल की वैल्यू इतनी, तो आधे मोल की वैल्यू दे रखी है, आधे मोल की वैल्यू दे रखी है, और सैंपल CaCO3 का, यानी आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा, है ना। मोलर मास निकालोगे तो आपका 100 आएगा, 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन पूरा बारीकी से करेंगे, पूरा ढंग से करेंगे कि समझ में आए। चौथा क्वेश्चन पढ़ो। एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसका कोई भी एक एलिमेंट है M, और एक क्लोरीन है MCl3, इसका फॉर्मूला है MCl3। उसका मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ द एलिमेंट M, जो एलिमेंट M है उसके ऑक्साइड का हमें बताना है। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो। हम क्या करते हैं, इस M का ऑक्साइड का हमें बताना है, यानी O3 का हमें बताना पड़ेगा।
तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये आ कैसे रहा है, ठीक है, ये कैसे आ रहा है आपको ये समझना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो, क्लोरीन की अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये जो MCl3 है, इसमें M का हमें नहीं पता, यानी M का मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता। क्लोरीन का 17 होता है, 17 का दूना 34 होता है, 17 का दूना 34 होता है, लेकिन हम क्लोरीन का आपको याद करना है, क्लोरीन का 34 नहीं होता है, 35.5 होता है, 35.5 होता है। तो इसमें 3 मॉलिक्यूल है, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने इसको करा, ठीक है, M+3 इंटू 35.5, और इसका टोटल का मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 118.5, 118.5। अब इसे सॉल्व करोगे तो M की वैल्यू क्या आएगी, 35.5 इंटू 3 आप करेंगे तो आपका आएगा ये 3 5 15, 5 3 15 और 16, 3 3 9 10, 106.5 आएगा। तो 106.5 उधर राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 118.5 माइनस 106.5, तो सॉल्व करोगे, 0 8 में 6 के 2, 1 का 1, यानी 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। तो M जो है, ठीक है, M जो है उसकी वैल्यू क्या आई, 12 आई, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम लाइक एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 12 है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझना, ध्यान से समझिएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, MCl3 है। तो यानी अगर हम MCl3 की बात करें, MCl3 की बात करें, तो इसमें क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, ठीक है, Cl की वैलेंसी 1 है, और M की वैलेंसी कितनी आ जाएगी, L3 है ना, 3 आ जाएगी। तो यानी इसका ऑक्साइड क्या बन जाएगा, इसका ऑक्साइड क्या बनेगा बेटा, जो M एलिमेंट है इसकी वैलेंसी 3 है और इसकी है, तो ये बना कैसे होगा, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, फिर आप समझ लेना ये कैसे बना। M की कितनी होगी, M की यहाँ से 3, इसकी ये, तो 3 इधर रहेगा ना, ऐसे बनता था, याद है तुम्हें, M3 और Cl। अच्छा, M3, ये तो आपका क्लोरीन का बन गया, M3Cl1, तो क्या बन गए, MCl3, ये बन गया। तो अब इसके ऑक्साइड का बनाना, आपको पता है ऑक्साइड की वैलेंसी 3 होती है, तो यहाँ से M2O3, M2O3 ऑक्साइड, अगर हम इसके ऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या आएगा, M2O3। तो अभी बताओ, इसके ऑक्साइड के साथ बनेगा M2O3, और इसका मॉलिक्यूलर मास कैसा हो जाएगा, M का कितना अर्थ था, 12, तो ये कितना आ गया, M का कितना अर्थ, अभी निकाला आपने, 12 निकाला, तो यहाँ से 12 इंटू 2 करोगे 24 आएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 का 16 होता है, मॉलिक्यूलर मास 8 है ना, 8 का कितना होता है दूना, 16, 16 3 48 होता है, कितना होता है 48, तो 48 और 24 करोगे तो कितना आएगा, 72, कितना आएगा, 72। तो 72 इज योर राइट आंसर, 72 इज योर राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आएगा। दोबारा देखो, एक आयोनिक कंपाउंड है बेटा, एलिमेंट है M, उसके साथ फॉर्मूला बनता है MCl3, तो मोलर मास निकाला, M प्लस 17 दूनी 34 और होता है 35.5 इंटू 3 बराबर टोटल आया 118.5। यहाँ से M की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। तो इसके ऑक्साइड के साथ हम बनाएंगे तो M2O3 होगा, M आया तेरा 12 दूनी 24 प्लस 48 कितना, 72 आया। अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला यूनिट क्या होगा ZnCl2 का, अप्रोक्सीमेशन में बताना है बेटा, क्या बताना है, अप्रोक्सीमेशन में। तो हम ध्यान से समझते हैं, ठीक है, हम ध्यान से समझते हैं, जिंक, जिंक की बात करते हैं। तो बेटा ध्यान से समझना, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको निकालेंगे ZnCl2 को, है ना, ZnCl2 को निकालेंगे, ध्यान से समझना। फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है आपको, तो फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, तो कैसे निकालना है, सबसे पहले आपको क्या, वही आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको एक हिसाब से। तो Zn का कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर Zn का एटॉमिक मास की बात करें, Zn के एटॉमिक मास निकालने की बात करें, ध्यान से समझना। देखो, एटॉमिक मास कैसे पता चलेगा Zn का, Zn का होता है आपका 65.4 होता है। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, कार्बन एटम के, जो कार्बन 12 एटम होता है उसका 1/12 निकालना पड़ता है आपको, यानी जिंक के बेटा अलग अलग आइसोटोप होते हैं, ध्यान से समझना।
यानी एक ही एलिमेंट, वो एटम जिसमें प्रोटॉन हो न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन तो सेम होंगे और न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। यानी जिंक के अलग अलग आइसोटोप हैं, जैसे Zn तो सही है, यानी ये अलग अलग होंगे आपके। एक में 64 होगा, एक में 65 होगा, एक में 66 67 होगा, 68 होगा, इस तरीके से। तो इनका मास नंबर अलग अलग निकलेगा। तो आप सिंपल सा इतना डीप में मत जाओ, आप ये समझ लो जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, 17 दूनी 34 होना चाहिए, 35.5 होता है। तो ऐसे जिंक का पहली बार आया है तो दिमाग में रखिएगा 65.4 होता है। और प्लस 17 दूनी 34 यानी 35.5, 35.5 की मल्टीप्लाई किसमें करोगे? 2, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 आपके मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 से करोगे। ठीक है, तो अब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये? हाँ, 60 35.2 यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 3 दूनी 6 1 7 71 और 65.4, तो 4 5 6 7 13 136.4। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेशन में कितना आ रहा है? 137। कितना आ गया? 137 आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। 5 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिए। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम? ठीक है, अब इतना इजी क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझिएगा। क्या बताना है आपको? आपको वैलेंसी बतानी है कैल्शियम में। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा, कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है, देखो सीए में कितने पहले आयंस इसके बताओ। अगर इसमें आयंस लिखने को आता तो मैंने आपको लिखवाया था कि इसमें कितने आयंस होते हैं। सीए की वैलेंसी 2+ होती है, और जो इसमें आयंस होते हैं CO3 2 नेगेटिव होते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पर सीए की जो वैलेंसी होगी कैल्शियम की, वो कितनी होगी? +2 होगी। कितनी होगी? +2 होगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो वैलेंसी ऑफ कैल्शियम पूछा तो +2 आपका होना चाहिए। तो 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अगला मास यूनिट आता है बेटा, है डिफाइंड मास यूनिट आता है। तो मैं आपको समझाऊं, अगर आएगा डिफाइंड मास यूनिट करके तो आप क्या बोलोगे? वन एटॉमिक मास, वन एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज 1/12 of mass of one atom of कार्बन 12 एटम आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप यानी एक यूनिट जो होगा 1/12 टाइम्स होगा मास ऑफ एक कार्बन एटम के, मास ऑफ एक कार्बन एटम के। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 1.66 इंटू 10⁻⁻27 ये होता है। ठीक है, ये कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻7 होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 तक मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। आएगा डिफाइन वन एटॉमिक मास यूनिट, तो क्या लिखोगे? वन एटॉमिक मास यूनिट का मतलब 1/12 होता है एक कार्बन एटम 12 आइसोटोप के मास के 1/12 टाइम होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27। अब लिखने को आया व्हाट इज एन आयन, गिव एन एग्जांपल। उम्मीद है समझ में आया होगा। आयन बताना है आपको। ठीक है बेटा, अब ये मिटा देता हूं, आप ये नोट कर लेना, है ना। अब ये जो ये लिखा है मैंने, इसको मैं रफ कर देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस करने में थोड़ा आसानी होगी। इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो जो मैंने लिखा है यहाँ तक, इसे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1 सेकंड रुकेगा। एक सेकंड रुकेगा बस बच्चों, बस इसको रफ कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होता है? आपको एक एग्जांपल देना है। तो आयन कुछ नहीं होता। क्या लिखोगे आप कि एक आयन जो होता है एक एटम होता है। एन आयन इज एन एटम। आयन एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है। आयन एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जो क्या कैरी करता है? दैट कैरीज
जिसके पास क्या होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज दैट कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज ये कैरी करता है। जैसे एग्जांपल Na, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कैटायन बोलेंगे, और जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा Cl नेगेटिव, उसको एनायन बोलेंगे, उसको एनायन बोलेंगे। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, एक एलिमेंट X के पास 3 वैलेंसी है, Y के पास वैलेंसी 2 है, तो कंपाउंड फॉर्मूला बोलना है। देखो X के पास 3 वैलेंसी है, ध्यान से समझना, X के पास 3 वैलेंसी है, Y के पास क्या है, 2 वैलेंसी है, Y के पास 2 वैलेंसी है। ठीक है, तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा तब जाके बैलेंस होता है। तो इससे क्या बना, यानी Y के पास 2 है, दिमाग लगाओ जरा, तो यहाँ पर X के पास 3 है यानी Y के पास 2 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बनेगा आपका x2, ये बनेगा x2 y3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा है, आपको फॉर्मूला बनाना था, आपने फॉर्मूला बना दिया, क्या बना आपका फॉर्मूला, x2 y3 बन गया। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको बाबू चीजें क्लियर हुई होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पूरे बेटा 70 क्वेश्चन करीब होंगे, तो सेशन ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन तक करते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन तक करते हैं कि आपको बना रहे इस क्वेश्चन को, मतलब पार्ट्स में, ये जो पेपर है इसको पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, कौन सा लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, ठीक है, जो डील करता है कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, कौन सा लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का जो कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है लॉ, इसका नाम, इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ, इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये लॉ है क्या बेटा, लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक गिवन कंपाउंड सेम एलिमेंट को कंटेन करता है जब वो कंबाइन होगा, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में जब वो कंबाइन होगा। तो ये क्या कहता है, यहां पे मैं लिख लेता हूं कि अ गिवन कंपाउंड, कोई भी एक गिवन कंपाउंड है, ठीक है, एक गिवन कंपाउंड है, वो क्या करता है, ऑलवेज कंटेन, वो हमेशा से कंटेन करता है, कंटेन करता है सेम एलिमेंट को, द सेम एलिमेंट, क्या कंटेन करता है, सेम एलिमेंट को, जो कंबाइंड होंगे, जो कंबाइंड होंगे इन सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास में, सेम प्रोपोर्शन ऑफ मास में, सेम प्रोपोर्शन मास से, बाय मास, बाय मास। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आपने कर लिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एटोमिसिटी क्या होती है बाबू, एटोमिसिटी का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, एटोमिसिटी का मतलब कितना है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं कोई भी मॉलिक्यूल में, कोई भी मॉलिक्यूल में, उसको हम एटोमिसिटी कहते हैं। जैसे मान के चलो O2 लिखा है, तो O2 में यहाँ पर एटोमिसिटी कितनी है इसकी, अगर मैं कहूँगा O2 है कोई एलिमेंट, इसकी एटोमिसिटी कितनी है, एटोमी, ठीक है, एटोमिसिटी, तो आप कहोगे सर इसकी 2 है, तो इसको क्या बोलोगे, डाई एटोमिक बोलोगे, क्या बोलोगे, डाई एटोमिक बोलोगे। अच्छा, कोई एटम है यहाँ पर, उसका P4 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके, इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 4 होगी, इसकी जो एटोमिसिटी है वो मेरे प्यारे बच्चे 4 हो जाएगी। तो यानी इसको क्या बोला जाएगा, ये टेट्रा एटोमिक है, ये क्या है, टेट्रा एटोमिक है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ चुका है। 12वां क्वेश्चन देखो, एक एलिमेंट जेड है, वो ऑक्साइड बना रहा है, फॉर्मूला Z2O3 है, तो इसकी वैलेंसी बतानी है और कुछ भी नहीं बताना, इसकी क्या बतानी है, वैलेंसी बतानी है, Z2O3। तो इसमें फाइंड द वैलेंसी ऑफ जेड, अच्छा जेड की वैलेंसी बतानी है, व्हाट इज इट्स वैलेंसी, यानी जेड की वैलेंसी बतानी है। ठीक है, ऑक्सीजन की नहीं बतानी, जेड की बतानी। तो मैंने मान लिया जेड की वैलेंसी कितनी हो गई, एक्स हो गई, तो एक्स इंटू 2 कितना हो जाएगा ये, हाँ, एक्स इंटू 2 2x हो जाएगा, और ऑक्सीजन की कितनी हो गई, यहाँ से 3। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी हो गई माना, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, वैसे 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी बेटा कितनी होती है, 2, यानी कितनी हो गई, यानी 3 इंटू 2 हो गई, 3 इंटू 2 हो गई। ठीक है, एक एलिमेंट जेड जो है वो फॉर्म कर रहा है, जेड जो है वो फॉर्म कर रहा है क्या, ऑक्साइड के साथ। तो मैंने क्या करा, ये जेड है ये ओ है, तो जेड की वैलेंसी मैंने x मानी, तो 2 इंटू एक्स 2x हो गई, ऑक्सीजन की कितनी होगी 2 होती है, तो 2 इंटू 3 हो गई,
यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो जेड एक्स की वैलेंसी यानी जेड की वैलेंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा, 3। इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मॉलिक्यूलर मास जो है वाटर का वो 18 यूनिट है, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 18 ग्राम वाटर में। ठीक है, उम्मीद है आपने पहले क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो इनको थोड़ा सा मिटा दिया जाए, फटाफट इनको मिटा दिया जाए, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझे तो मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो यहां से इतना आपका हो चुका है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फटाफट देखिएगा, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। मॉलिक्यूलर मास है वाटर का 18, ठीक है, 18 यूनिट दे रखा है, और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 18 ग्राम में। तो बाबू एक बात मैं आपको बता देता हूं, मैंने आपको बताया जैसे कोई भी एक मोल है, अभी वाटर का एक मोल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एक कोई भी चीज है उसके एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, हाँ, एक मोल ऑफ H2O यानी कितना दे रखा है, 18 ग्राम दे रखा है ना, तो इसकी वैल्यू असल में कितनी होती है, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमें ये तो बताना है बाई वेट विल द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम ऑफ वाटर में, 18 ग्राम में कितने होंगे कह रहा है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं एक मोल की वैल्यू इतनी होती है, यानी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये टोटल कितना है, ये एक मोल है ना, कितने ग्राम भी, यानी एक मोल है, टोटल एक मोल बन रखा है, और एक मोल की वैल्यू कितने, तो 6.0 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो ये भी आपको समझ में आ चुका है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 तो आपको पता ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोलना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, आप क्या बोलोगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के होता है, यानी मास कैन ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, सिर्फ चेंज मतलब उसकी जो फॉर्म होती है वो चेंज होती है। ठीक है, आप क्या लिखोगे इसमें, ये सभी को पता ही है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा, सिंपल सी बात, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मींस एनर्जी ना तो बनेगी ना तो खर्च होगी, सिर्फ फॉर्म चेंज होगी, फिर सिर्फ फॉर्म चेंज होगी। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर सबको आपको क्या करना है, सबको आपको यहाँ पे चेंज करना है, आपको यहाँ पर सबको चेंज करना है। ठीक है, किस में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना है। ठीक है, आओ जरा करते हैं, ध्यान से समझते हैं। बाबू एक mg की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 किलोग्राम, एक mg की वैल्यू है, तो यानी इसे सॉल्व करेंगे, पहले वाले को 5.84 इंटू 10⁻⁻3 है, और एक mg की वैल्यू है 10⁻⁻6 किलोग्राम। अब आपने पढ़ाई है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, तो 5.84 इंटू 10 की पावर क्या होगा -3 माइनस का 6 किलोग्राम, तो ये कितना आएगा 5.84 इंटू 10 की पावर -9 किलोग्राम। तो पहला वाला आपने चेंज कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये बी सी डी भी चेंज करना है, ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों, बी सी डी भी चेंज करना है। आइए करते हैं। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 15 का बी पार्ट, इसको चेंज करेंगे, 58.34 ग्राम है। तो आपको मैं एक बात बता दूं, एक ग्राम की वैल्यू जो होती है 10⁻³ किलोग्राम होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको दे रखा है 58.34, 58.34 ग्राम दे रखा है कि नहीं, 58.34 ग्राम। ठीक है, 58.34 आपको ये दे रखा है। तो इसको आप चेंज करेंगे
1 ग्राम की वैल्यू 10⁻³ किलोग्राम है। अब इसको अगर आप चेंज करेंगे बच्चों तो कैसे करेंगे? 10⁻³ इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको चेंज करता हूं, ध्यान से समझिएगा, 58.34 है, मैं यहाँ से पॉइंट हटा दिया मान के चलो, अगर मैं वो किलोग्राम में चेंज करना है तो मैं इसको 5834/1 के साथ 2 जीरो लिख सकता हूँ पॉइंट हटा के, और यहाँ 10⁻³ का मतलब 1/3 जीरो, और यानी टोटल मिला के 3 2 5 जीरो, यानी पॉइंट के बाद कितना आएगा? 5 नंबर, यानी 0.05834 किलोग्राम आप सीधा लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 0.05834 किलोग्राम। सेम इसका होगा, सेम आप इसका करेंगे, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं, सेम आपको ऐसे करना है। और 5.873 का भी सीन यही है। क्या करोगे आप? 5.873 इंटू 1 ग्राम की वैल्यू 10⁻³ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये? 10⁻21 इंटू 10⁻³ तो आप सॉल्व करोगे 5.873 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस प्लस माइनस 21 22 23 24 हो जाएगा किलोग्राम। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बेटा। 15 क्वेश्चन तक ही रखते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते सेशन को। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।